हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सिद्धांत के साथ, एक नई क्लास के साथ फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपने चैनल एजुकेशन विद रश्मि में। दोस्तों, आपकी ये पर्सनालिटी की जो क्लासेस की सीरीज चल रही है उनमें साइको एनालिटिकल थ्योरी, टाइप थ्योरी पूरी हो गई थी। साइको एनालिटिकल थ्योरी में सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पर चर्चा की थी हमने, उसका एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ा था। और आज जो उन्हीं के ग्रुप के जो दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, उन्हीं के ग्रुप के जो दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्हीं के जो सिद्धांत है उनकी यानी कि जो एक मनोविश्लेषणवाद था, यानी मनोविश्लेषणवादी जो विचारधारा थी, उसमें केवल सिगमंड फ्रॉइड ही नहीं थे, उसमें दूसरे एक मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग भी थे और दूसरे एडलर भी थे। तो आज हम जुंग की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। जुंग थ्योरी किसकी थी, कौन सी थ्योरी इनकी पढ़ेंगे? साइको एनालिटिकल एनालिटिकल थ्योरी, जुंग की एनालिटिकल थ्योरी यानी मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद पढ़ेंगे किसका? जुंग का, ठीक है। अब सिगमंड फ्रॉइड ने क्या किया था? जो मनोविश्लेषणवादी थे, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो पहले आप उनको देख लीजिए जाकर, तब आपको कम समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या मैं पीछे की बात आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। तो मनोविश्लेषणवादियों ने 3 पॉइंट बताए थे। पहले बताया था कि सब कुछ निर्धारित, यानी विकास क्रम निर्धारित है, उसी के आधार पर क्या होता है? मनुष्य का विकास होता है। दूसरा, मनुष्य और पशु समान है, भिन्नता किसके कारण है? मूल प्रवृत्तियों के कारण उनमें भिन्नता है। तीसरा, मानव मन की जो संरचना है वो तहों में है, जिसमें उन्होंने मानव मन के स्तर और व्यक्तित्व निर्माण के स्तर बताए थे, ठीक है। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन और ईडीगो, सुपर ईगो की बात की थी। सिगमंड फ्रॉइड ने इन तीनों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए थे और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है उन सब पर हमने इसमें चर्चा की थी। क्योंकि इतना बैकग्राउंड इसलिए बता दिया कि जो जुंग थे, इन्होंने किसके बारे में बात की? इनका जो पूरा का पूरा जो सिद्धांत है, पूरी की पूरी थ्योरी, जो इनका जो व्यक्तित्व में टाइप थ्योरी के अंतर्गत जो इनका सिद्धांत है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। पहले एग्जाम में ये टॉपिक बहुत पूछे जाते थे, ठीक है, कि इस गुण का व्यक्ति किस ग्रुप में आएगा या इस गुण का व्यक्ति किस में आएगा, या इनके नाम पूछे जाते थे, सिद्धांत किसका है। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि समय बीत रहा है, ठीक है, इतना कंपटीशन ज्यादा हो गया है कि ये थ्योरी तो ये तो पूछा ही जाता है, ठीक है, ये पूछा जाता है और साथ में इनका मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है, मनोविश्लेषण सिद्धांत है, इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चनिंग होने लगी है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। और इनका जो सिद्धांत है पूरा का पूरा किस बात पर निर्भर है? इन्होंने केवल और केवल जो सिगमंड फ्रॉइड ने जो बताए थे, चेतना के 3 स्तर, ठीक है, जो बताए थे मनोविश्लेषणवादियों ने पहले बताया, फिर सिगमंड फ्रॉइड ने बताया चेतना के 3 स्तर। इनका पूरा का पूरा जो सिद्धांत है इन्हीं स्तरों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इस सिगमंड फ्रॉइड ने चेतना के कितने स्तर बताए थे? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं, हम जुंग की थ्योरी की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या बताया कि मानव मन के जो चेतना के कितने स्तर इन्होंने बताया? केवल 2 स्तरों को इन्होंने स्वीकार किया, एक पहला चेतन और दूसरा अचेतन, ठीक है। 3 स्तर बताए सिगमंड फ्रॉइड ने, लेकिन जुंग ने केवल 2 स्तर बताए, चेतन मन और दूसरा अचेतन, या चेतन स्तर या अचेतन स्तर, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बताया कि चेतन क्या है?
चेतन के बारे में आपको पहले बताया था कि जो कुछ भी हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं केवल आपको, खुद को और ब्लैक बोर्ड को केवल इतना ही दिखाना चाहती हूँ, और मेरे इर्द गिर्द की चीजें क्या है, क्या रखी हुई है, कैसे मैंने सेटअप बना रखा है, इन सब चीजों को मैं आपसे छिपाना चाहती हूँ। इसलिए जो मैं दिखाना चाह रही हूँ वो क्या है, चेतन है, और जो छुपाना चाह रही हूँ वो क्या है, अचेतन है। तो यहाँ पर इन्होंने जुंग ने क्लियर किया कि चेतन मन क्या है, ये हमारे अचेतन का परिणाम है। चेतन किसका परिणाम है, अचेतन का परिणाम है, ठीक है। क्योंकि बहुत सी बातें हम दिखा सकते हैं, हमने दिखा दी तो वो चेतन मन हो गया, और जो नहीं दिखा सकते वो अचेतन मन हो गया, ठीक। फिर चेतन के बारे में इन्होंने एक और बताया कि मनुष्य कुछ जीवन जीने के लिए कुछ नियम बनाता है, कुछ सिद्धांत बनाता है, यानी कि पूर्व से नियम बने हुए हैं, सिद्धांत बने हुए हैं, या फिर व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए खुद बनाता है कि कुछ नियम बना लिए कि नहीं, मैं सुबह जल्दी उठूंगी और रात में जल्दी सो जाऊंगी, मैं अच्छा ही खाना खाऊंगी, ठीक है, मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। ये नियम हमने अपने लिए बना लिए, और उन्हीं नियमों के आधार पर पूरा का पूरा जीवन हम व्यतीत करते हैं। ये जो कुछ दिख रहा है, यानी कि हम प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक संयमित दिनचर्या का पालन कर रहे हैं, ये क्या है, हमारा चेतन है। यानी कि जो कुछ दिख रहा है सीधा सीधा, ठीक है, कि हमने अपने लिए नियम बनाए और उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हमें जीवन को जीना है। फिर इन्होंने अचेतन जो बताया, ठीक है, इन्होंने अचेतन पर ज्यादा जोर देते हुए कहा कि जो अचेतन होता है उसके दो भाग होते हैं, ठीक है। अचेतन के इन्होंने दो भाग बताए। चेतन के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है, और अचेतन के कितने हिस्से हैं, दो हिस्से हैं, एक व्यक्तिगत अचेतन, दूसरा है सामूहिक अचेतन। यहीं से क्वेश्चनिंग होने लगी है एग्जाम में, ठीक है। इन्होंने बताया कि चेतन पक्ष के में तो दिन भर के हमारे जो प्रतिदिन के क्रियाकलाप है, हमारी जीवन शैली है, दिनचर्या है, वो सब कुछ सम्मिलित होगी। लेकिन हमारा जो अचेतन मन है, अचेतन मन के कितने भाग हैं, दो भाग हैं, एक व्यक्तिगत अचेतन है और एक सामूहिक अचेतन है, ठीक है। सिगमंड फ्रायड ने क्या बात की थी कि नहीं, अचेतन में उन्होंने क्या बता दिया था कि ऐसी कुछ इच्छाएं, कुछ भावनाएं, कुछ विचार जो व्यक्ति के समाज में रहते हुए, जीवन जीते हुए पूरे नहीं हो पाते, ठीक है, वो सब जाकर कहां पर एकत्रित हो जाते हैं, हमारे अचेतन मन में एकत्रित हो जाते हैं। अब यहां पर जुंग ने क्या किया कि इनको तोड़ दिया। एक तो बता दिया व्यक्तिगत अचेतन, यानी कि जो सिगमंड फ्रायड का अचेतन था वही यहाँ पर इनका व्यक्तिगत अचेतन, यानी कि व्यक्ति के अपनी खुद की इच्छाएं, ठीक है, पर्सनल इन्होंने बना दिया उसको कि हमारी कोई इच्छा वो पर्सन बाय पर्सन अलग अलग होती है, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, अगले व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी भी हो सकती, उसकी कोई और इच्छा अधूरी रह गई, ठीक है। तो जो व्यक्ति की अपनी स्वयं की इच्छाएं, विचार, ठीक है, जो भी उसकी कुंठाएं, सब जाकर उसके अचेतन में एकत्रित हो जाती हैं, जो उस व्यक्ति से स्वयं से संबंधित होती हैं, स्वयं से संबंधित, वो क्या है, व्यक्तिगत अचेतन है। वो क्या है, व्यक्तिगत अचेतन है। जो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं वो क्या है, चेतन मन में पहुंचती हैं, और जो इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं वो कहां पहुंच जाती हैं, व्यक्ति के व्यक्तिगत अचेतन में पहुंच जाती हैं, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे सामूहिक अचेतन की, ठीक है। अब हम बात करेंगे सामूहिक अचेतन की, कि सामूहिक अचेतन क्या है, यहाँ पर नाम ही लिखा हुआ है सामूहिक, ठीक है।
सामूहिक अचेतन का सीधा और सीधा जो संबंध होता है वो वंशानुक्रम से होता है। एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है, वंशानुक्रम से किस अचेतन का संबंध होता है, या फिर सामूहिक अचेतन किससे संबंधित होता है, वंशानुक्रम से या वातावरण से। तो अब ये कैसे संबंधित होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसी मनोग्रंथियां जो सभी के लिए क्या है, सभी व्यक्तियों के लिए एक है, ठीक है। वो व्यक्तिगत में क्या है, किसी की इच्छाएं कुछ होती हैं, किसी की कुछ होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसकी इच्छा पूरी हो गई और पूरी इच्छा चेतन में चली गई, उसकी दूसरी इच्छा नहीं पूरी हुई, वो कहाँ आ गई, व्यक्तिगत अचेतन में आ गई, ठीक है। तो ये व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, लेकिन ये सामूहिक अचेतन में जो मनोग्रंथियां होती हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए एक सी होती हैं। और यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बताया था, सबसे पहला स्तर चेतन होता है, फिर अर्धचेतन होता है, फिर अचेतन होता है। इन्होंने बताया कि जो मानव मन के स्तर हैं, जुंग के अनुसार चेतन, व्यक्तिगत अचेतन और तीसरा सामूहिक अचेतन, यानी कि जो सामूहिक अचेतन है वो व्यक्तिगत अचेतन के नीचे की तह है, नीचे की परत, यानी कि और गहराई में, मन की और गहराई में, ठीक है, जाएंगे तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, सामूहिक अचेतन मिलेगा। ये मानव मन की सबसे निचली परत है, ठीक है। फिर ये जो संबंधित होता है वो हमारे इतिहास से संबंधित होता है, क्योंकि वंशानुक्रम का मतलब इतिहास, यानी कि पूर्व में कौन सी बातें, यानी कि मनुष्य जो पहले जीवन जीते थे उन्होंने कौन कौन से अनुभव ग्रहण किए, उन्होंने कौन कौन सी बातें, कौन कौन से विचार, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार उसी क्रम में चले आ रहे हैं, ठीक है। जो जब मनुष्य कहते हैं ना कि जब निर्माण हो रहा था किसका, मनुष्य का, यानी कि जब वो पशुत्व से, यानी पशु से जब वो क्या बन रहा था, मनुष्य बन रहा था, इस प्रोसेस में, इस टाइम पर जो विचार, जो बातें, जो गुण, जो आदतें, जो अनुभव मनुष्य ने ग्रहण किए वो आज भी वैसे के वैसे बने हुए हैं, उनमें कोई किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं हुआ। वो पीढ़ी दर पीढ़ी, मेरे पिताजी को जो बात पता थी, मेरे बाबा जी को जो बात पता थी, वही बात मेरे पिताजी को पता है, और वही बात मुझे भी पता है, और वही बात मैं अपने बच्चों को भी बताऊंगी, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी वही अनुभव चले आ रहे हैं, वही बातें चली आ रही हैं, और इन्हीं अनुभवों, इन्हीं बातों को जुंग ने नाम दिया क्या नाम दिया, आर्चीटाइप, ठीक है। अब आप दिमाग में आपके एक बत्ती जली होगी, अरे आर्चीटाइप तो एग्जाम में पूछा जाता है, ये कॉन्सेप्ट आर्चीटाइप, ठीक है। तो अब हम पहले इतने में क्वेश्चनिंग की बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी खासी क्वेश्चनिंग यहां से होती है। जुंग ने बताया कि जो चेतना के स्तर, एक हिसाब से आप कह लीजिए तो या तो 3 ही कह लीजिए, ठीक है। वैसे तो इन्होंने 2 बताए और अचेतन को 2 भागों में तोड़ा, ठीक है, 3 तब भी हो गए। तो चेतन में जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, हमारे जो नियम के आधार पर हम काम कर रहे हैं, हमारी जो भी बातें, जो भी हमारे विचार, जो भी हमारे कह लीजिए एक तरीके से कि प्रतिदिन के क्रियाकलाप, ठीक है, जो कुछ भी पूरा हो रहा है, जो कुछ भी हम दिखा रहे हैं, वो सब क्या है, चेतन है। और जो व्यक्ति विशेष की इच्छाएं, व्यक्ति विशेष यानी मेरी इच्छाएं दूसरी, आपकी इच्छाएं दूसरी, थर्ड पर्सन की इच्छाएं दूसरी, मेरी ये इच्छा नहीं पूरी हुई, कहाँ चली गई, मेरे व्यक्तिगत अचेतन में चली गई, आपकी जो इच्छा नहीं पूरी हुई वो आपकी व्यक्तिगत अचेतन में चली गई, ठीक है।
जो भी विचार हमारे कुंठाएं जीवन को लेकर, वो सब कहाँ चली गई, व्यक्तिगत अचेतन में। ठीक है, और ये संबंधित होता है व्यक्ति स्वयं से। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है कि व्यक्ति के स्वयं के जीवन से कौन सा अचेतन संबंधित होता है। ठीक है, या स्वयं की इच्छाएं विचार या कुंठाएं किस में जाकर एकत्रित हो जाती हैं। अगर जुंग के हिसाब से बात करेंगे तो वो व्यक्तिगत अचेतन है, और अगर सिगमंड फ्रॉयड के हिसाब से बात करेंगे तो वो केवल अचेतन है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में। अब सामूहिक अचेतन। ठीक है, सामूहिक अचेतन का सीधा सीधा संबंध है वंशानुक्रम से या फिर हमारे इतिहास से। ठीक है, प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछ लेंगे तो इतिहास दे देंगे, इतिहास से कौन संबंधित है, या पीढ़ी दर पीढ़ी कौन चलता रहता है। ठीक है, इसमें सभी जो मनुष्यों की मनोग्रंथियां लगभग एक जैसी हैं, और ये मानव मन का चेतना का सबसे निचला स्तर है। यानी चेतन और व्यक्तिगत अचेतन के बाद क्या आता है, सामूहिक अचेतन। और इन्हीं मनोग्रंथियों को जुंग ने क्या नाम दिया है, आर्चीटाइप नाम दिया। चलिए अब हम बात करते हैं आर्चीटाइप। ठीक है, आर्चीटाइप या आर्चीटाइपल। ठीक है, मुख्य रूप से आर्चीटाइप ही नाम एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब मनुष्य पशु से मनुष्य बन रहा था, ठीक है, ये जो पीरियड था, ये बीच वाला जो टाइम था, यानी कि ऐसा तो हुआ नहीं कि एक ही दिन में पशु से मनुष्य बन गया। ठीक है, उसको बनने में हजारों साल लगे। पहले उसने पकड़ना सीखा, देखना सीखा, चीजों को समझना सीखा। ठीक है, फिर उसके बाद आग का आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, कपड़ों का आविष्कार हुआ, खाने का आविष्कार हुआ, खेती कैसे करना है, ये क्या खाना है हमको, क्या नहीं खाना है, पैरों पर कैसे खड़े होना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक जो प्रोसेस था कि मनुष्य, यानी कि कहते हैं कि मनुष्य पहले क्या था, बंदर योनि में था, तो बंदर से मनुष्य बनने में उसको हजारों साल लगे। ठीक है, विकसित होने में। तो ये बीच का जो टाइम था, इस टाइम के जो अनुभव थे, जो बातें थी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी पीढ़ी इनका हस्तांतरण हो रहा है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी इन गुणों का जो हस्तांतरण हो रहा है, यही क्या है, आर्चीटाइप है। और मनुष्य इसे अपने वंशानुक्रम, इन गुणों को किससे प्राप्त करता है, वंशानुक्रम से प्राप्त करता है, या फिर अपने इतिहास से मनुष्य ने इसे क्या किया है, इन गुणों को प्राप्त किया है। और ये इन्हीं के आधार पर वर्तमान में मनुष्य क्या करता है, व्यवहार करता है। यानी कि पूर्व के जो गुण हैं, पूर्व के आधार पर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पूर्व के आधार पर वर्तमान में व्यवहार, ये इसका की पॉइंट है। ठीक है, पूर्व, अभी ये बात कैसे क्लियर होगी आपको, ये अभी मैं आगे बताती हूं कि पूर्व के आधार पर वर्तमान में व्यवहार करना मनुष्य क्या करता है, सीखता है। ठीक है, अब इन्होंने कुछ आर्चीटाइप के जो टाइप्स बताए, टाइप्स कितने बताए, आर्चीटाइप मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, जिसमें पहला है मदर आर्चीटाइप, दूसरा फादर आर्चीटाइप, ठीक है, तीसरा है हीरो आर्चीटाइप, चौथा पर्सोना आर्चीटाइप, और पांचवा है एनिमा एंड एनिमस आर्चीटाइप, और लास्ट में जो है वो है शैडो एंड सेल्फ। सेल्फ आर्चीटाइप। ठीक है, अब इनके नाम देखकर आपको लग रहा होगा कि हाँ ये एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चनिंग होती है एग्जाम में। ठीक है, अब ये पॉइंट पहले क्लियर करेंगे
पूर्व के आधार पर वर्तमान में व्यवहार। जैसे कि मदर आर्चीटाइप है, जब मनुष्य का विकास हो रहा था उस समय कॉन्सेप्ट क्या बना कि माँ जो है वो बच्चों को जन्म देती है, माँ के अंदर कुछ विशेष गुण जैसे कि ममता का भाव, बच्चों की सुरक्षा का भाव, घर वालों की देख रेख का भाव, ठीक है नहीं, मातृत्व के कुछ गुण डिसाइड हो गए, ठीक है। वो गुण तब से लेकर आज भी माँ क्या कही जाती है, ममता की मूरत कही जाती है। उसके अंदर मातृत्व का भाव होता है। क्लियर हुई ये चीज? यानी कि हमने पहले हजारों वर्ष पहले जब मनुष्य बना तो उसने क्या अनुभव किया कि माँ में मातृत्व का गुण होता है, और आज भी वही गुण माँ के व्यवहार में दिख रहा है, वो नहीं बदला, ठीक है। ये क्या है? आर्चीटाइप है। इसी तरीके से फादर आर्चीटाइप, पिता के बारे में कॉन्सेप्ट क्या बना कि पिता जो होता है अपने घर वालों की देखरेख करता है, बच्चों से स्नेह करता है, परिवार को संभाल के रखता है, परिवार का मुखिया होता है। आज भी वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। हीरो आज भी फिल्मों में घोड़े पर बैठकर हीरो आता है, किसको बचाने के लिए? हीरोइन को बचाने के लिए। एक जो ये कॉन्सेप्ट डेवलप है हमारे माइंड में कि हीरो घोड़े पे बैठकर, या उसकी धमाकेदार एंट्री, ठीक है। आजकल तो सिनेमा में, पिक्चरों में धमाकेदार एंट्री हो रही है बाइक पर बैठकर या फिर गाड़ियों पर बैठकर, लेकिन हीरो हर हालत में आएगा हीरोइन को बचाने। ये कॉन्सेप्ट तब भी था जब मनुष्य का निर्माण हो रहा था, और यही कॉन्सेप्ट आज भी है, और यही कॉन्सेप्ट पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ियों में भी चलता रहेगा। किसका? हीरो का। पर्सोना, नकाब या मुखौटा। प्रत्येक व्यक्ति ने एक मुखौटा पहन रखा है, ठीक है। वो जो दिखाना चाहता है वो दिखाएगा, नहीं दिखाना चाहता है वो नहीं दिखाएगा। यानी कि कभी कभी लोग आम भाषा में बोल देते हैं बहुत दोगले किस्म का आदमी है, दोहरे चरित्र का आदमी है, दो चेहरे हैं इसके, ये दिखाता कुछ और है लेकिन ये वास्तव में है कुछ और, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये पहले से चला आ रहा है, ये आज भी है और आने वाले समय में भी ये चलता रहेगा। अब बात करते हैं अनीमा और एनिमस की, ठीक है। अनीमा यानी कि पुरुष में स्त्री के गुण, और एनिमस स्त्री में पुरुष के गुण। यानी कि जब स्त्री पुरुषों का निर्माण हो रहा था तो वहां पर कॉन्सेप्ट क्या डेवलप किया गया कि नहीं, जो स्त्री है वो हमेशा पुरुषों से क्या रहेगी, थोड़ा सा कमजोर रहेगी, ममतामयी रहेगी, दयावान रहेगी, उसमें प्रेम और स्नेह ज्यादा होगा, और पुरुषों के बारे में बलशाली होंगे, ठीक है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट जब डेवलप हुआ तो वहां पर साथ में ये कॉन्सेप्ट भी आया कि कभी कभी कुछ बातों में पुरुषों में एक आधे गुण किसके आ गए, स्त्री के आ गए। यानी कि कुछ पुरुष होते हैं शर्मीले स्वभाव के होते हैं, ठीक है। कह दिया अरे आप तो महिलाओं की तरह आप लजा रहे हो, आप इतना क्यों शर्मा रहे हो, ये तो महिलाओं के गुण है। या फिर महिलाओं में पुरुष के गुण आ गए, पुरुषों ने क्या किया, महिला ने क्या किया कि चिल्ला के शोर मचा के थोड़ा सा कुछ काम किया, यानी दबंगई, यानी या कह लीजिए जैसे कि कौन एग्जाम्पल है, फूलन देवी, ठीक है। डकैत बनना किसका गुण था, पुरुषों का अधिकार था, लेकिन वो बन कौन गया, फूलन देवी बन गई, ठीक है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट पहले भी विचारधारा थी, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है कि कुछ लोगों में ऐसे गुण भी मिलेंगे। फिर लास्ट में आ जाते हैं शैडो और सेल्फ। हालांकि एग्जाम में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है अभी मैं बताती हूँ आपको। शैडो एंड सेल्फ, ठीक है। शैडो यानी परछाई, परछाई यानी कि कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि मेरे दादाजी कहते थे कि जो बुरे कर्म होते हैं इंसान के वो कभी उनका पीछा नहीं छोड़ते, यानी वो परछाई बन के व्यक्ति के साथ रहते हैं आजीवन, ठीक है।
मेरे पिताजी भी यही बात कहते थे और मेरा भी अनुभव यही कहता है कि इंसान के बुरे कर्म जो होते हैं वो आजीवन उसका पीछा नहीं छोड़ते, भले ही वो कितना भी अच्छा बनने की कोशिश बाद में करे। ठीक। और सेल्फ की बात क्या है? अपने बारे में जानना। व्यक्ति अपने बारे में जानता है, चिंतन मनन करता है, अपनी पर्सनालिटी को जानने की कोशिश करता है। ये पहले भी लोग अध्यात्म को, इससे सीधा सीधा जोड़ लीजिए अध्यात्म से, पहले भी लोग अध्यात्म के बारे में जानकारी, अध्यात्म के द्वारा अपने बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे और आज भी लोग वही करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं एग्जाम की। सबसे पहले तो पूर्व के आधार पर वर्तमान में व्यवहार जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये आर्चीटाइप के अंतर्गत आता है। ये छेओ के छेओ जो नाम है इनको रट डालिए। इनका जैसे कि एक सामूहिक क्वेश्चन दे दिया ABCDEFGH, कौन कौन से आर्चीटाइप हैं, कौन से नहीं हैं। ठीक है। उसमें से आपको ढूंढने को आएगा। इनका कोई वैसे तो कोई क्रम नहीं है, लेकिन जो आर्चीटाइप के नाम हैं बिल्कुल आपको रटे हुए होने चाहिए और ये जो नाम है ये क्वेश्चन में आते हैं कि इनमें से कौन सा आर्चीटाइप है, कौन सा आर्चीटाइप नहीं है। ठीक है। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि जो ये एनीमा और अनीमस है इनको हिंदी में कहते हैं अंतर नर और अनीमस को कहते हैं अंतर नारी। ठीक है। समझ में आ गया। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी में नाम पूछ लेते हैं इसका ही केवल, या फिर माँ आर्चीटाइप, पिता आर्चीटाइप, हीरो आर्चीटाइप, पर्सोना आर्चीटाइप, ये सब तो ऐसे पूछेंगे शैडो सेल्फ। ठीक है। इसके बारे में हिंदी में पूछ लेते हैं ज्यादातर, तो उसका हिंदी नाम बता दिया अंतर नर और अंतर नारी। ठीक है। क्योंकि ये तो जो जुंग थे, जुंग ने क्या कहा था किसके बारे में? ये इन्होंने केवल जो चेतना के 3 स्तर थे इनके बारे में कहा और अपने विचार प्रस्तुत किए। ठीक है। अब थोड़ा सा इसका बीच का एक हिस्सा कि इन्होंने बताया कि जो मानव की संरचना है, यानी मनुष्य की जो संरचना है वो किसके द्वारा हुई है? वो विचारों के द्वारा हुई है, विचारों का संघ। ठीक है। मनुष्य की संरचना चारों तरफ से किससे हुई है? विचारों से हुई है। ये मिलकर एक विचारों का संघ तैयार करते हैं। ठीक है। जो विचारों का संघ है, ठीक है, विचारों का जो संघ है उसी में इन्होंने बात की है चेतन की और अचेतन की। ठीक है। इन्होंने विचारों का जो संघ है उसी में किसकी बात की है? चेतन और अचेतन की बात की है। अब हम बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड का। एक हमने आपको बताया था कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कॉन्सेप्ट लिबिडो। ठीक है। लिबिडो को क्योंकि अंतर थोड़ा सा समझिएगा, सीधे सीधे लोग क्या बोल देते हैं कि जो लिबिडो का कॉन्सेप्ट था वो सिगमंड फ्रॉइड ने स्वीकार किया था जबकि जुंग ने स्वीकार नहीं किया था। जबकि ऐसा नहीं है, जब आप खुद से चीजों को ढूंढते हैं तब आप उन चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से पाते हैं। ठीक है। अब इसमें 3 विश्लेषणवादी हैं, मनोविश्लेषणवादी थे। एक थे सिगमंड फ्रॉइड, दूसरे हैं आपके जुंग और तीसरे हैं एडलर। तो सिगमंड फ्रॉइड ने लिबिडो का कॉन्सेप्ट स्वीकार किया था, जुंग ने भी लिबिडो का कॉन्सेप्ट स्वीकार किया था और तीसरे जो थे एडलर, उन्होंने लिबिडो का कॉन्सेप्ट नहीं स्वीकार किया था। ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में इच्छा जाग रही होगी कि जुंग ने स्वीकार किया, जुंग ने स्वीकार किया लेकिन उन्होंने इसके बारे में अपनी राय दी, अपना कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया। अब इन्होंने, सिगमंड फ्रॉइड ने सीधे सीधे कह दिया कि ये क्या है? सेक्स एनर्जी है। बात को समझिएगा। ठीक है। इन्होंने क्या बता दिया कि ये सेक्स एनर्जी है लिबिडो। लेकिन जुंग ने यहीं पर थोड़ा सा करेक्शन किया और बताया कि ये एक मानसिक ऊर्जा है।
क्या है, मानसिक ऊर्जा या मेंटल एनर्जी। ठीक है, बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि लिबिडो क्या है, एक सेक्स एनर्जी है, और इसी के माध्यम से उन्होंने जो लैंगिक ऊर्जा, ठीक है, इसको क्या कहा, लैंगिक ऊर्जा कहा, और इसकी 5-6 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, और उन अवस्थाओं में कैसे कैसे इसका सेक्स एनर्जी डेवलप होती है और कैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, उसको मैं आपको पूरा क्लियर कर चुकी हूँ। आप पिछला वीडियो उसके लिए देखिएगा जाकर। ठीक, लेकिन जुंग ने क्या कहा कि जो लिबिडो है ये एक मानसिक ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है, मानसिक ऊर्जा है, और मानसिक ऊर्जा का एक भाग है सेक्स एनर्जी। उन्होंने कहा कि केवल लिबिडो पूरी तरीके से सेक्स एनर्जी से ही बनी हुई है, लैंगिक ऊर्जा से बनी हुई है, जबकि जुंग ने कहा कि ये मानसिक ऊर्जा, मान लीजिए कि ये हमारी क्या हो गई, मेंटल एनर्जी हो गई, और जो सेक्स एनर्जी है इसका केवल एक भाग है, इसमें और भी बहुत सारे भाग हैं। ठीक है, लिबिडो ये क्या हो गई आपकी, लिबिडो हो गई। तो लिबिडो केवल और केवल सेक्स एनर्जी से मिलकर नहीं बनी हुई है, बल्कि और बहुत सारी एनर्जी हैं जिनसे मिलकर लिबिडो बनी हुई है, और वो एक क्या है, पूरी की पूरी मेंटल एनर्जी है, जिसका सामूहिक रूप क्या है, मेंटल एनर्जी है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि सिगमंड फ्रॉइड ने लिबिडो को सेक्स एनर्जी यानी लैंगिक ऊर्जा के रूप में स्वीकार किया, लेकिन जुंग ने, ठीक है, जुंग ने लिबिडो को केवल सेक्स एनर्जी यानी लैंगिक ऊर्जा के रूप में स्वीकार नहीं किया था। अगर हम सीधा सीधा कह दें कि इसको स्वीकार ही नहीं किया, ठीक है, ये मत बोलिएगा कि स्वीकार ही नहीं किया, स्वीकार किया। ठीक है, किसके रूप में नहीं स्वीकार किया, लैंगिक ऊर्जा के रूप में नहीं स्वीकार किया, बल्कि मानसिक ऊर्जा के रूप में स्वीकार किया। ठीक, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट जो बताया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया कि लिबिडो जो है वो क्या है, एक सामान्य, इन्होंने क्या बताया कि ये पूरी पूरी लैंगिक ऊर्जा है, लेकिन इन्होंने क्या बताया, सामान्य ऊर्जा। ठीक है, इसको सामान्य माना कि एक हर व्यक्ति में पाई जाती है और एक सामान्य तरीके की एक शक्ति है। ठीक है, यहां पर इन्होंने इसको नाम दिया लाइफ एनर्जी या फिर लाइफ अर्ज। ठीक है, ये जीवन शक्ति या जीवन ऊर्जा या जीवन पुंज, ये इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है कि सिगमंड फ्रॉइड ने लैंगिक ऊर्जा लिबिडो को माना कि ये लैंगिक ऊर्जा है। इन्होंने कहा कि नहीं, जो लिबिडो है वो एक तरीके की मानसिक ऊर्जा है, और जिसका भाग कौन है, सेक्स एनर्जी यानी कि लैंगिक ऊर्जा, उसका एक केवल भाग है। ये एक तरीके की सामान्य शक्ति है जो हर व्यक्ति में पाई जाती है, और उसको इन्होंने कई सारे नाम दिए, और ये नाम ही पूछे जाते एग्जाम में। ठीक है, अगर लैंगिक ऊर्जा पूछा जाता है तो यहीं पर पूछा जाता है कि जीवन ऊर्जा या जीवन पुंज या जीवन शक्ति किसके सिद्धांत से संबंधित है। ठीक, तो ये बात आप याद रखिएगा, लैंगिक ऊर्जा संबंधित है सिगमंड फ्रॉइड के सिद्धांत से, जबकि लाइफ एनर्जी, ठीक है, या लाइफ अर्ज या फिर जीवन शक्ति, जीवन पुंज या जीवन ऊर्जा जुंग के सिद्धांत से, मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, अब लिबिडो का काम क्या है, इन्होंने तो केवल बता दिया कि नहीं ये एक सेक्स एनर्जी है, इसी के आधार पर ये सारी जिंदगी काम करती रहती है, जबकि जुंग ने क्या बताया कि ये चेतन यानी कि हमारा जो चेतन है और अचेतन है, दोनों के बीच में एडजस्टमेंट बिठाने का काम करती है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक, तो बस आज यही इतना इनका सिद्धांत था जुंग का। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत सी बातें, अगर कुछ भी ऐसा आपको इसमें लग रहा हो कि
जो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा कि आपको डाउटफुल लग रहा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको मैं फिर से क्लियर कर दूंगी। ठीक है, इनका सीधा सीधा जुंग का सिगमंड फ्रॉइड का सेक्स एनर्जी था। मानसिक ऊर्जा एग्जाम में पूछ लेते हैं, मानसिक ऊर्जा किसके सिद्धांत से संबंधित है, या फिर सामान्य लाइफ एनर्जी किसके सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, लाइफ अर्ज या जीवन शक्ति, जीवन पुंज, जीवन संबंधी ऊर्जा, ये सब किसके सिद्धांत से संबंधित है। और लिबिडो को अगर क्वेश्चनिंग होती है एग्जाम में, सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चनिंग होगी तो लिबिडो को किसने स्वीकार किया, सिगमंड फ्रॉइड ने स्वीकार किया। लिबिडो को लैंगिक ऊर्जा के रूप में किसने स्वीकार किया, सिगमंड फ्रॉइड ने स्वीकार किया। लिबिडो को मानसिक ऊर्जा के रूप में किसने स्वीकार किया, जुंग ने स्वीकार किया। लिबिडो को लैंगिक ऊर्जा के रूप में किसने नहीं स्वीकार किया, जुंग ने नहीं स्वीकार किया। सब क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एग्जाम में इसी तरीके से तोड़ मोड़ के मरोड़ के क्वेश्चनिंग होती है और आप कह दोगे कि अरे जुंग ने तो लिबिडो को स्वीकार ही नहीं किया और टिक लगा के चले आओगे, फिर कहोगे अरे ये कैसे हो गया, हमें तो पता था कि लिबिडो की बात केवल सिगमंड फ्रॉइड ने की है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको इसका लाभ, आपके साथ साथ उनको भी इसका लाभ मिल सके। और रही बात यूजीसी नेट की फर्स्ट पेपर की क्लास काफ़ी टाइम से नहीं हुई है, थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। कोशिश करूंगी कि एक बार कम से कम पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए लेकर जरूर आऊं। ठीक है, कोशिश रहेगी कल से कि फर्स्ट पेपर की क्लास भी बीच बीच में एक आधे बार 2 बार जरूर आती रहे ताकि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो आपका जितना भी सिलेबस है वो सब क्लियर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।